हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज मैं कोशिका एक स्पेशल टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोशिका। तो हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका किसी भी जीवधारी की एक आधारभूत इकाई है। क्या होती है? जीवन की एक आधारभूत इकाई है। यह सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मीन्स अगर देखेंगे कि किसी भी जीवधारी का निर्माण होता है तो पहले एक कोशिका से ढेर सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। जब ढेर सारे ऊतकों का निर्माण हो जाता है तो अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो एक प्रकार से कोशिका क्या होती है? एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये जीवन की क्या होती है? एक मूलभूत इकाई होती है, अर्थात सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। अगर हम कोशिका के अध्ययन की बात करेंगे तो कोशिका के अध्ययन को हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में पौधे के कार्क में की। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। अगर बात करते हैं कि एक जीवित कोशिका की सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वान लेeuwenhoek ने 1676 ईस्वी में जीवाणु के रूप में। अगर हम बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है, आगे हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्टों ने दिया, एक का नाम है स्लाइडेन और दूसरे का नाम है स्वान। जो स्लाइडेन यहाँ पर वनस्पति विज्ञान शास्त्री हैं, और जो यहाँ पर स्वान को हम जंतु विज्ञान शास्त्री के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक स्लाइडेन है और दूसरे स्वान हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया है। इन्होंने, अगर हम बात करते हैं स्लाइडेन ने वनस्पतियों पर अपना अध्ययन किया, पेड़ पौधों पर अध्ययन किया और बताया कि जो ये संपूर्ण पौधे होते हैं, संपूर्ण पौधों का जो शरीर होता है, ये कोशिकाओं एवं कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर के बना हुआ होता है। और स्वान ने अध्ययन करके बताया कि जो भी जंतु होते हैं वो कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पर अगर हम कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे तो इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अगर हम इसके अपवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वायरस होता है, वायरस अगर किसी भी जीवित जीवधारी के शरीर के बाहर रहता है तो निर्जीव की तरीके से बिहेवियर करता है, तथा शरीर के अंदर जाता है तो सजीव के तरीके से बिहेवियर करता है। इसीलिए हम वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी भी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यहाँ पर जो वायरस होता है, वायरस को हम सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत ये होता है कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। लेकिन अगर बात हम करते हैं कोशिका सिद्धांत के रूपांतरण की, अगर हम कोशिका सिद्धांत के रूपांतरण की मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत के बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जब कोई एक नई कोशिका बनती है तो पहले से स्थित कोशिकाओं से बनती है। यही कोशिका का रूपांतरण सिद्धांत रहा, अर्थात ओमनी सेल्ला ए सेल्ला, अर्थात पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही एक नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसने कहा? आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार रुडोल्फ विर्चो ने बताया। आगे हम कुछ फैक्ट देखते हैं जो कोशिका के बारे में दिया गया है कि कोशिका एक छोटी सबसे कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है, जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में PPLO के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। माइकोप्लाज्मा को हम
जोकर ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं जोकर ऑफ एनिमल किंगडम किसे कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटी कोशिका होती है। लेकिन अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं, तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसे हम शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है। अगर शुक्राणु नहीं है तो क्या होगा, आरबीसी होगी। शुक्राणु नहीं है तो क्या, आरबीसी हो जाएगी। जैसे मादा की बात करते हैं तो मादा के शरीर में शुक्राणु नहीं होगा, तो वहाँ पर जो सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आरबीसी हो जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका हो जाता है अंडाणु। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन कोशिका होती है, या तंत्रिका कोशिकाओं में साइटिका होती है, जो एक सबसे लंबी कोशिका होती है। अब हम बात करते हैं टीशू की। तो यहाँ पर जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, टीशू या ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टीशू या आर कॉल्ड टीशू। अर्थात जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। उसे हम ऊतक के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक यूकैरियोटिक कोशिका तथा दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक हो जाएगी यूकैरियोटिक कोशिका, एक हो जाएगी यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी हो जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी हो जाएगी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर जब कभी भी हम यू की बात करते हैं तो यू को कैरियोटिक कोशिका में कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन पदार्थ होता है। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, कोई भी केंद्रक यहाँ पर विकसित नहीं होता है। यहाँ पर जो क्रोमैटिन होते हैं या अनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए अथवा आरएनए के रूप में होते हैं प्रोकैरियोटिक या जीवाणु कोशिकाओं में, वो स्वतंत्र कोशिका द्रव्य में ही तैरते हुए रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य में कोशिका द्रव्य होते हैं, जहाँ पर कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जहाँ पर कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और जो इसके अनुवांशिक पदार्थ होते हैं एक झिल्ली के अंदर बंद होते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, केंद्रक। तो अगर हम किसकी बात करेंगे, यू मीन्स हो जाता है ट्रू, यू मीन्स ट्रू होता है। यहाँ कैरियोट मीन्स कैरियन होता है, और कैरियन मीन्स क्या हो जाता है, न्यूक्लियस। तो अर्थात इस कोशिका में सत्य केंद्रक है। और यहाँ पर प्रो मीन्स हो जाता है प्रिमिटिव, और कैरियोट मीन्स कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एक पुराना केंद्रक होता है अर्थात असत्य केंद्रक होता है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, एक असत्य केंद्रक होता है। और अगर बात करेंगे यूकैरियोटिक में तो यहाँ पर यूकैरियोटिक में एक सत्य केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं यूकैरियोटिक को। यहाँ पर जो यूकैरियोटिक होती है, यू मीन्स क्या होता है, ट्रू, सत्य। कैरियोट मीन्स कैरियन मीन्स न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक होता है। तो ऐसी कोशिका, यहाँ पर देखते हैं, ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा झिल्ली से घिरा रहता है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे पौधे, जंतु, मानव आदि। बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक झिल्लीबद्ध नहीं होते हैं, झिल्ली में केंद्रक बद्ध नहीं होते हैं, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अर्थात यहाँ पर अल्प विकसित केंद्रक होता है, यहाँ पर विकसित केंद्रक होता है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिया जाएगा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नीलगिरी शैवाल के नाम से जानते हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है वो केंद्रकाभ में जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है उसे हम केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। यहाँ पर जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है वो केंद्रक द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है केंद्रक झिल्ली के अंदर बंद रहता है। अगर हम बात करते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका तो दो प्रकार से विभाजित किया गया, एक
पादप कोशिका और दूसरी जंतु कोशिका। अगर पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिकाओं में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, डिक्टियोसोम होता है। लेकिन अगर बात करेंगे जंतु कोशिका में तो पादप कोशिका नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, डिक्टियोसोम नहीं होता है। लेकिन क्या क्या होता है, तारकाय होता है, इधर तारकाय होता है, सेंट्रोसोम होता है, लेकिन यहाँ पर ये सारे उपस्थित नहीं होते। यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और तारकाय उपस्थित नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं, जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में तारकाय सेंट्रोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, डिक्टियोसोम पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं जंतु कोशिका की। जब कभी भी हम जंतु कोशिका की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में जो सबसे बाहर की तरफ होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, ये कोशिका को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे हम चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। इन कोशिका द्रव्य में आप देख रहे हैं ये लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वो छोटे छोटे वॉक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदब्बी जालिका उपस्थित होती है और बीच में एक झिल्लीबद्ध सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो इस प्रकार की कोशिका को ही हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। और ये क्या है, ये जंतु कोशिका है। ये क्या है, जंतु कोशिका है। यहाँ पर ये कोशिकांग होते हैं जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। अगर हम एक जंतु कोशिका की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला हो जाता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये कोशिका को चारों तरफ से घेर के रखती है। दूसरा कोशिका द्रव्य, जो इसमें द्रव्य भरा हुआ हो, जिसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और तीसरा होता है केंद्रक, जो ये सबसे मुख्य और अंदर का भाग है, जिसमें क्रोमैटिन तंतु पाए जाते हैं, केंद्रिका पाई जाती है। उसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करते हैं अभी कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, कोशिका झिल्ली की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो कोशिका झिल्ली होती है, जिसे हम अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, तो कोशिका को चारों तरफ से घेरे रखने वाली एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, जो 2 परतों की होती है। उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये मान के चलिए एक कोशिका है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक है और इसको चारों तरफ से घेरे हुए एक आवरण और दोहरा आवरण है, जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और ये बनी होती है वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। और ये क्या होती है, एक अर्धपारगम और चयनात्मक झिल्ली है। अर्धपारगम एवं चयनात्मक झिल्ली होती है। इसी के माध्यम से जो पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर आते हैं और हानिकारक पदार्थ जो होते हैं कोशिका से बाहर कर दिए जाते हैं। आगे हम इसके कार्य को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की या प्लाज्मा झिल्ली के कार्य की, तो कोशिका की कोमल संरचनाओं की रक्षा करता है। दूसरा वर्ग देखेंगे, बाह्य उत्तेजनाओं को भी ग्रहण करती है। तीसरा अगर काम देखेंगे, कोशिका कला की सहायता से कोशिका, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी सहायता से ये रक्त से पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। यहाँ से रक्त से पोषक तत्व को और ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। बदले में जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको बाहर निकालने का भी काम प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। नंबर 4 इसमें जो वर्क दिया गया है, कोशिका के भीतर एवं बाहर जाने वाले पदार्थों जैसे जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज का परिवहन एवं नियंत्रण करती है। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं, कोशिका द्रव्य। अगर हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य, मान के चलिए एक प्रकार से ये कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक है, तो इसके मध्य अगर हम बात करेंगे, इसके मध्य जो ये पदार्थ भरा है, इसके मध्य जो ये पदार्थ भरा है, इसे हम
कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली, ये अंदर की तरफ केंद्रक झिल्ली और बीच में जो द्रव्य भरा है उसे हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, इसी के अंदर कोशिकांग ढेर सारे उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य में स्थित रहता है। कोशिका द्रव्य कहाँ पर होता है? कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक द्रव्य के केंद्रक के मध्य में स्थित रहता है। अर्थात जो कुछ भी कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर रहता है वही कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसके अंदर कोशिकांग उपस्थित होते हैं, इसके अंदर कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया भी इसी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की भी प्रक्रिया इसी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अगर हम बात करते हैं कि जीव द्रव्य क्या होता है, तो जीव द्रव्य एक जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य जीवन का एक भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला करके कहते हैं, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या जीव द्रव्य कहते हैं। और इसमें जीव द्रव्य में 60 से 90% तक जल होता है। इसी से संपूर्ण कोशिका का निर्माण हो जाता है। कोशिका द्रव्य से ही संपूर्ण कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसे जीवन की भौतिक आधार भी कहते हैं। इनमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं तथा इनके साथ साथ इसमें पेप्सिन, ट्रेप्सिन नामक एंजाइम तथा विटामिन आदि उपस्थित होते हैं। आगे हम बात करते हैं कोशिकांगों की। जो कोशिका के महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं, जिनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में किया और इन्हें देखा और बाद में इन्होंने सार्कोसोम कहा। तो सबसे पहले अगर खोज की बात करते हैं, किसने किया? कोलिकर ने। कहाँ पर किया? कीटों की रेखित पेशियों में किया और नाम क्या दिया? सार्कोसोम। बाद में फ्लेमिंग आते हैं। फ्लेमिंग ने इसे फिला कहा तथा बाद में अल्टमान आते हैं। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर बाद में आते हैं सीवेंडा। सीवेंडा ने इसे फिर नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। इन्होंने क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे टर्म पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, तो सीवेंडा ने। अगर आपसे खोज पूछा जाएगा किसने दिया, तो कोलिकर ने। अगर इसे फिला किसने कहा? फ्लेमिंग ने। अगर आपसे पूछा जाता है बायोप्लास्ट किसने कहा, तो अल्टमान ने कहा। तो एक बार फिर से अगर देखते हैं, खोज की बात करेंगे कोलिकर को जाता है। इसे सार्कोसोम भी कोलिकर ने कहा, फ्लेमिंग ने इसे फिला कहा, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया तथा सीवेंडा ने लास्ट में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या बायोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऑक्सीसेशन के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार से क्या होता है? एक अर्धस्वायत्त कोशिकांग होता है तथा इसका खुद का डीएनए अथवा आरएनए तथा राइबोसोम होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है। माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी संरचना होती है। ये जो उंगली के समान संरचना है, जिसे हम क्रिस्टी नाम देते हैं, इसके बीच में जो अवकाश है इसे अंतरा अवकाश कहते हैं और यहाँ पर ये फोन पार्टिकल लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एटीपी की, अगर हम बात करेंगे एटीपी की, तो जो एटीपी है, यहाँ पर जो एटीपी दिया गया है, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन
ट्राई फास्फेट, एडेनोसिन का नाम होता है एडेनोसिन ट्राई फास्फेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ कहाँ पर नहीं पाया जाता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, अतः ऐसे में आरबीसी में अनाक्सी श्वसन होता है, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंगुली के समान संरचना होती है उसे हम क्रिस्टी नाम देते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। जो कोशिकीय श्वसन होता है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही उत्तरदायी होता है। यहाँ पर जो एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का या कोशिका की करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे अंतःद्रव्यी जालिका की, कि अंतःद्रव्यी जालिका क्या है। ये दूसरा कोशिकांग है अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका एक केंद्रक के ऊपर लगी हुई एक संरचना होती है, केंद्रक के ऊपर लगी हुई एक संरचना होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अंतःद्रव्यी जालिका दो प्रकार से होती है। एक तो जिस पर राइबोसोम उपस्थित है, इधर अंतःद्रव्यी जालिका के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, इधर की तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम इन अंतःद्रव्यी जालिका की, तो अंतःद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। किसने की थी? पोर्टर ने की थी। और कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है। अगर अंतःद्रव्यी जालिका की बात करेंगे, जो आंतरिक कंकाल होती है उसका निर्माण कौन करती है? तो अंतःद्रव्यी जालिका करती है। यह केंद्रक झिल्ली से लगा हुआ रहता है। ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम इसका डायग्राम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम केंद्रक की बात करते हैं, तो केंद्रक अगर ये है तो इसी के झिल्ली के ऊपर ऐसे संरचनाएं बनी होती हैं। इधर भी अगर हम देखते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ये अंतःद्रव्यी जालिका की क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं। और इन्हीं के ऊपर क्या पाए जाते हैं? अगर इनके ऊपर क्या है बीच बीच में, जिनके ऊपर राइबोसोम उपस्थित हैं यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगी? SRER। और जिन पर नहीं पाई जा रही हैं वो कहलाएंगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर जिन पर राइबोसोम नहीं है उनको हम चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं, और जिन पर राइबोसोम हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम अंतःद्रव्यी जालिका की बात करते हैं, तो अंतःद्रव्यी जालिका क्या है? कोशिका के अंदर का जो आंतरिक कंकाल होता है उसका निर्माण करने का काम करती है। ये दो प्रकार की होती है। जिन पर राइबोसोम चिपके रहते हैं उन्हें हम कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। और जिन पर राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे हम SER कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे जिन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इन राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जिन पर राइबोसोम पाए जाते हैं उनके द्वारा ही क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और जिन पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिन पर नहीं उपस्थित होते उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो ये राइबोसोम होते हैं जो उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगर बात करते हैं हम राइबोसोम की, तो राइबोसोम क्या काम करेंगे? प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। तथा RER के राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम प्रोटीन तथा दूसरे पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। यहाँ पर जो भी पदार्थ है, जो भी राइबोसोम
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। ये प्रोटीन तथा दूसरे पदार्थों को एक दूसरे से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य करते हैं। तथा SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा के कार्य को संचालित करते हैं तथा एक हार्मोन स्रावित करते हैं जिसे हम स्टेरॉयड हार्मोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण होता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो यह प्रोटीन यहाँ पर अगर देखेंगे तो ग्लाइकोलाइजेशन एंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोजन को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। जो यह प्रोटीन होते हैं वे गोल्जी बॉडी में गति करते हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे ग्लाइकोलेजन एंजाइम की, जो ग्लाइकोजन को प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये गोल्जी बॉडी में गति करते हैं। और गोल्जी यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप का था। यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी वो गलती हो, बाई मिस्टेक हुआ। यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गोल्जी काया गोल्जी बॉडी। अगला जो टॉपिक है यहाँ पर गोल्जी काया गोल्जी बॉडी है। तो यहाँ पर हम जब कभी भी गोल्जी काय की बात करते हैं तो जो गोल्जी काय है, गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। तो यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी को अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे ब्रेकर्स बॉडी या डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। जो गोल्जी काय होता है, इसका जो कार्य होता है, ये विभिन्न संरचनाओं जैसे शुक्राणुओं का निर्माण करती है, एक्रोसोम का निर्माण करती है, लाइसोसोम का निर्माण करती है। इसके 3 मुख्य कार्य होते हैं। एक तो शुक्राणुओं का निर्माण करने का काम करती है गोल्जी काय, दूसरा एक्रोसोम का निर्माण करती है, तीसरा लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है प्रोटीन का श्रावण करना होता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है वो प्रोटीन का श्रावण करना होता है। अगर बात करते हैं हम गोल्जी बॉडी की, तो जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोलाइजेशन नामक एंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोजन को प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। और यह जो प्रोटीन होता है, ये गोल्जी बॉडी में गति करते हैं। ये जो गोल्जी बॉडी होते हैं इसमें गति करते हैं। गोल्जी बॉडी को ही हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रशिक्षु भी कहते हैं, जो कोशिका के अंदर आए हुए अनावश्यक पदार्थों की जांच करके कोशिका के बाहर निकाल देते हैं। जैसे मान के चलिए सेल है, सेल में जो गोल्जी काय है, जो भी अनावश्यक पदार्थ कोशिका के अंदर आते हैं उन्हें कोशिका से बाहर करने का काम करते हैं। इसीलिए कोशिका के ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है गोल्जी काय को। अगला जो कोशिकांग है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइसोसोम में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिकाओं के जीवन चक्र समाप्त होने पर उनका पाचन करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी दुबे ने की थी। नाम नोविकॉफ ने दिया था लाइसोसोम। खोज किसने की? डी दुबे ने। और इसका जो निर्माण होता है लाइसोसोम का, वो गोल्जी काय से होता है। अभी आपने पढ़ा कि जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय से ही किसका निर्माण होता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। इनमें अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं
ये एंजाइम पाचन से संबंधित होते हैं। ये एंजाइम छोटे छोटे थैलियों में भरे रहते हैं, जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ये भक्षण का कार्य करते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में छोटे छोटे पाउच होते हैं जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, और ये क्या करते हैं, ये अन्य कोशिकाओं का जिनका जीवन चक्र कंप्लीट होता है उनका भक्षण करने का काम करते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि ये कोशिका का जीवन चक्र पूरा हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं। लाइसोसोम पूरा हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं तथा संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसे गार्बेज डिस्पोजल भी कहते हैं। इसे गार्बेज डिस्पोजल के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका में अंतःकोशिकीय पाचन भी लाइसोसोम के द्वारा होता है। कोशिका में जो अंतःकोशिकीय पाचन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, वो भी लाइसोसोम के द्वारा ही संपन्न हो जाता है। वो भी लाइसोसोम के द्वारा ही संपन्न हो जाता है। अगला जो टॉपिक है, यहाँ पर बात करते हैं हम राइबोसोम की। राइबोसोम की तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलाडे ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलाडे ने की थी। ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं राइबोसोम? कोशिका द्रव्य में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके रहते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित रहते हैं। इनका जो काम होता है, राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, और इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अग्न्याशय की कोशिकाएं जो पाचक रस का स्राव करती हैं, उसमें भी राइबोसोम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इनकी मात्रा लैंगरहैंस की दीपिकाओं में भी पाई जाती है। राइबोसोम में आरएनए उपस्थित होता है। राइबोसोम में आरएनए उपस्थित होता है। अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? राइबोसोम 2 टाइप का होता है। एक 70S प्रकार का राइबोसोम होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है, और दूसरा 80S प्रकार का राइबोसोम होता है जो यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। यस एक स्वेदवर्ग नियतांक है। यस क्या है? यहाँ पर एक स्वेदवर्ग नियतांक होता है। यहाँ पर जो 70S होता है 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। यहाँ हम किसकी बात करेंगे? 70S की बात करेंगे। तो 70S 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। जो छोटी होती है जिसे हम 30S कहते हैं, जो बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? 50S होती है। दोनों मिलकर के 70S का क्या करती हैं? राइबोसोम का निर्माण करते हैं। और दूसरा जो राइबोसोम होता है जिसे हम 80S कहते हैं, और 2 उप इकाइयों से जो छोटी उप इकाई होती है 40S की होती है, जो बड़ी होती है वो 60S की होती है। दोनों से मिलकर के ये 80S राइबोसोम बना हुआ होता है। यहाँ पर दोनों उप इकाइयों से मिलकर के ये बना हुआ होता है, अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो। और दोनों जो उप इकाइयाँ होती हैं, जो छोटी और बड़ी उप इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं, वो Mg+ आयन की, मैग्नीशियम प्लस आयन की सहायता से आपस में जुड़ती हैं, जो छोटी और बड़ी उप इकाइयाँ होती हैं। अगर हम 70S की बात करते हैं तो 70S में 50S तथा 30S होता है। यहाँ 30S छोटी इकाई होती है, 50S बड़ी उप इकाई होती है। लेकिन जब 80S की बात करते हैं तो 80S में 60S और प्लस में 40S की उप इकाइयाँ होती हैं, और दोनों उप इकाइयाँ Mg+ आयन की सहायता से आपस में जुड़ी रहती हैं। अगर हम बात करेंगे तारकाय की, अगर हम बात करते हैं किसकी? तारकाय की, तो जो तारकाय जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, इसकी खोज वान वेंडन ने की थी। इसकी खोज वान वेंडन ने की थी तथा इन्होंने सर्वप्रथम देखा था, तथा बाद में इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो बोवेरी नामक साइंटिस्ट को जाता है। तब बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने तारकाय की संरचना के बारे में बताया था। और ये जो तारकाय होता है केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन के समय में सहायता देता है, और ये कोशिका विभाजन में तर्क तंतु का निर्माण करते हैं।
जैसे मान के चलिए ये सेल है, तो सेल में पोलर रीजन से तर्क तंतुओं का क्या करते हैं, निर्माण करने का काम करते हैं। यहाँ पर पोलर रीजन, यहाँ से तर्क तंतु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो गुणसूत्र बिंदु से आकर के जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये होते हैं, ये तर्क तंतुओं को क्या करते हैं, निर्माण करने का काम करते हैं। तो जब कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय में ये क्या करते हैं, तर्क तंतुओं का निर्माण करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो तंत्रिका कोशिका में तारकाय नहीं होता है, तंत्रिका कोशिका में तारकाय नहीं होता है, इसीलिए तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता क्यों होती है, तो उसका रीजन होता है कि यहाँ पर तारकाय उपस्थित नहीं होते हैं। अगला जो टॉपिक है जिन्हें रिक्तिका, रिक्तिका पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं, रिक्त स्थान के रूप में कोशिका द्रव्य में अलग सी रहती हैं। इस रिक्तिका में या इनके चारों ओर टोनोप्लास्ट पाई जाती है तथा इनमें वायु, भोजन, तरल पदार्थ आदि पाए जाते हैं। यह जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो रिक्तिका होती है वो जल की मात्रा को नियंत्रित एवं नियमित करती है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम केंद्रक, केंद्रक की बात करते हैं। अगर केंद्रक की बात करेंगे तो केंद्रक की खोज लेवेनहॉक ने तो केंद्रक को सर्वप्रथम देखा था, लेकिन बाद में जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने आर्किड नामक पौधे की जड़ की कोशिकाओं में सर्वप्रथम केंद्रक को देखा या खोजा। अगर बात करते हैं केंद्रक की खोज तो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किस पौधे में की थी, आर्किड पौधों के जड़ों की कोशिकाओं में सर्वप्रथम इसे खोजा था तथा इसकी संरचना के बारे में बताया था। और ये जो केंद्रक होता है एक सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु अगर बात करेंगे ऊंट और लामा लामा, इसके क्या हैं, अपवाद हैं। अगर हम बात करते हैं केंद्रक की, तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है यहाँ पर, और बीच बीच में इसमें केंद्रक छिद्र उपस्थित होता है, न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। बीच बीच में इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर उपस्थित रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से पदार्थों का आवागमन होता है। अंदर की तरफ एक यहाँ पर क्या होती है, एक केंद्रिका उपस्थित होती है। इस तरीके से क्या होता है, एक केंद्रक का निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं कि एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक पाया जाता है, अगर बात करेंगे सामान्यतः एक कोशिका की तो सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रक पाया जाता है, परंतु अस्थिमज्जा और मांसपेशियों में एक से अधिक केंद्रक भी पाया जाता है, एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। केंद्रक के बहुवचन को हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। अगर केंद्रक के बहुवचन की बात करते हैं तो केंद्रक के बहुवचन को हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। न्यूक्लियस शब्द लैटिन भाषा का है जिसका शब्द होता है गुठली या बीज। यह कोशिका के संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करने का काम करता है। ये अगर जो कोशिका होती है, कोशिका के को पूर्णतः क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। सामान्यतः जो केंद्रक होता है वो गोलाकार होता है, लेकिन अगर WBC की बात करेंगे तो ये बाइलोब्ड अर्थात पालीयुक्त होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि WBC में कैसा केंद्रक पाया जाता है, तो पालीयुक्त या बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर बात करते हैं हम कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली से बना हुआ केंद्रक आवरण पाया जाता है। इसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पदार्थों का आवागमन होता है। आगे हम बात करते हैं केंद्रक द्रव्य की। अगर हम केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं तो केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा द्रव्य भरा होता है।
एक तरल पदार्थ भरा होता है, गाढ़ा द्रव्य भरा होता है, जिसमें केंद्रिका और क्रोमैटिन पदार्थ पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं केंद्रक की, केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा तरल द्रव्य पाया जाता है, जिसे केंद्रक द्रव्य भी कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई क्रोमैटिन के तंतु पाए जाते हैं। ये क्रोमैटिन में कोशिका विभाजन के समय संघनन होने पर गुणसूत्र के रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य की, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केंद्रक द्रव्य भरा हुआ रहता है। यहाँ पर जो केंद्रक द्रव्य होता है वो भरा हुआ रहता है। यहाँ पर ऐसे केंद्रक द्रव्य भरे हुए रहते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमैटिन के धागे होते हैं। क्रोमैटिन के धागे होते हैं पतले पतले यहाँ पर। और जब कभी भी कोशिका का विभाजन हो जाता है, कोशिका का जब विभाजन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है। तो ये जो क्रोमैटिन होते हैं गुणसूत्र के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो कोशिका विभाजन की इस अवस्था में मेटाफेज में ये क्रोमैटिन किसके रूप में हो जाते हैं, गुणसूत्र के रूप में दिखाई देने लगते हैं। जब कभी भी इसमें क्या होता है, संघनन की प्रक्रियाएं होती हैं तब। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका की। तो केंद्रिका की खोज किसने की थी, केंद्रिका की खोज की बात करेंगे फोंटाना ने की थी। नाम किसने दिया था, बोगैन ने दिया था। और वर्णन किसने किया था, वैगनर। अगर वर्णन की बात करेंगे तो वर्णन वैगनर ने किया। नाम किसने दिया, तो नाम किसने दिया, वैगनर ने। और खोज किसने की, फोंटाना ने की। ये केंद्रिका कहाँ पर पाई जाती है, केंद्रक के अंदर पाई जाती है। इसके बहुवचन को हम न्यूक्लियाई कहते हैं। यह केंद्रक के अंदर पाई जाती है। ये आरएनए मुख्यतः आरआरएनए का संश्लेषण करती है, इसीलिए इसे राइबोसोम के संश्लेषण का स्थल भी कहा जाता है। यह प्रोटीन के बने होते हैं। आगे हम बात करते हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र की बात करेंगे तो मानव की कोशिकाओं में कुल मिलाकर के कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर जोड़ी में पाया जाता है गुणसूत्र, अर्थात कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। जिनमें से जो 22 जोड़ी होता है वो समजात हो जाता है, और जो यहाँ पर एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पर क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पर जो एक जोड़ी होता है वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। एक जोड़ी गुणसूत्र क्या हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य की कोशिकाओं में, अगर बात करते हैं मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़ी होती है, जिनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं तथा 23 जोड़ी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम अर्थात लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनमें डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं जो अनुवांशिकता की मूल इकाई होती है। ये अनुवांशिकता की गुणसूत्र क्या होती है, मूल इकाई होती है, जिसके द्वारा मनुष्य से अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। लिंगों का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, अर्थात स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं।